हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 1 सितंबर के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 सितंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सिद्धि धमाल ये जो आपका किस राज्य का फोक डांस यानी लोक नृत्य है। तो देखिए, सिद्धि धमाल की बात कर ले तो ये आपका गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गुजरात राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधार, गोपरास, ये सभी जो आपके गुजरात राज्य के अन्य लोक नृत्य हैं। इसी के अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो कि आपका धमाल है। और देखिए, ये जो आपका धमाल है ना, ये हरियाणा राज्य का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा हरियाणा राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो गुग्गा, फाग, खोर, दाफ, लूर, सांग, ये सभी जो आपके हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शुभमन गिल ये जो आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, शुभमन गिल की बात कर ले तो ये जो आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, शुभमन गिल की आप क्या बात आ गई है, तो शुभमन गिल के बारे में मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच में दोहरा शतक लगाने वाले जो है ये विश्व के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज जो है ये बने हैं। और ये जो है किस टीम के खिलाफ जो है दोहरा शतक लगाए थे, तो ये जो आपके न्यूजीलैंड देश के खिलाफ जो है आपके दोहरा शतक जो है ओडीआई क्रिकेट में लगाए थे। और इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड था ना, वो आपके भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन के नाम था। ईशान किशन ने जो है दिसंबर 2022 में जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है दोहरा शतक लगाया था। और ये जो है दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज जो है वो बन गए थे। लेकिन हाल ही में जो आपका शुभमन गिल ने जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है 200 रन मारकर जो है इनका ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कैलाश पर्वत ये जो आपका किस देश में स्थित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन दिया गया था। तो देखिए, प्रसिद्ध कैलाश पर्वत की बात कर ले तो ये आपका तिब्बत चीन में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन में आपका चाइना दिया गया था, तो चाइना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कैलाश पर्वत के पश्चिम में जो है ये आपके मानसरोवर है और दक्षिण में जो है आपका राक्षसताल झील भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ से अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ भी निकलती है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये सभी नदियाँ जो है यहीं से आपका जो वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भिठारी मंदिर ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, भिठारी मंदिर की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा पदक जो है ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है। तो देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की बात कर ले तो देखिए, इसका जो आयोजन है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में जो है इसका आयोजन किया गया था। और वो 4 शहर कौन कौन से 4 शहरों में आयोजित किया गया था, तो आपके लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर, ये जो आपके उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में अगर पदक तालिका की बात करें तो इसमें जो आपके पंजाब यूनिवर्सिटी जो है सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है 69 पदक जो है वो टोटल जीते गए हैं, जिसमें 26 गोल्ड मेडल, 17 जो है आपका सिल्वर मेडल और 26 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। वहीं अगर दूसरे स्थान पे आपका कौन सा यूनिवर्सिटी रहा था, तो ये आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का रहा था, जिन्होंने जो है टोटल 68 पदक जीते थे, जिसमें 24 गोल्ड, 27 सिल्वर और 17 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। और तीसरे पे जो आपका यूनिवर्सिटी रहा था वो आपका जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक का रहा था। इस यूनिवर्सिटी ने जो टोटल 32 मेडल जीते थे, जिसमें 16 जो है आपका गोल्ड, 10 जो है सिल्वर और 6 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो है वो शामिल था।
इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण जो है ये आपका कब हुआ था और कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण है ना ये आपका 2020 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये आपका यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर ले तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जो पहले इसका जो पुराना नाम था ना वो आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था और इसका जो पहला संस्करण है ये आपका 2018 में हुआ था और इसका जो पहला संस्करण का जो आयोजन है ना ये आपका न्यू दिल्ली में जो इसका आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आपका 5वां संस्करण हुआ है वो आपका 2023 में हुआ है और 2023 में ये कहाँ पर आयोजित किया गया था तो ये आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। वहीं अगर चौथे संस्करण की बात कर ले तो देखिए जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है ये आपका 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 के वजह से जो है ये आपका 2022 में हुआ था जो कि आपका हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। तो इतने पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1993-94 में किस भारतीय संगीतकार को जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देखिए 1993-94 में जो है ये आपके विश्व मोहन भट्ट को जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये जो आपके विश्व मोहन भट्ट है ना ये आपके भारतीय जो आपके तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले विश्व मोहन भट्ट को जो है किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो देखिए इनके एल्बम का नाम भी नाम याद रखना है, ए मीटिंग बाय द रिवर। इस एल्बम के लिए जो है इन्हें ग्रैमी अवार्ड जो वो दिया गया था। इसके अलावा इनके अन्य पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें जो 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2002 में जो आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2017 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विश्व मोहन भट्ट की बात करें ये जो आपके किस वादक से संबंधित है तो ये आपके मोहन वीणा वादक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि झारखंड का कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन दीपावली के तुरंत बाद जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका सोहराय त्यौहार है ना जो कि आपका झारखंड का एक त्यौहार है और ये जो आपका दीपावली के तुरंत बाद जो है अमावस्या के दिन इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। तो सोहराय त्यौहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को जो है ये आपका गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव जो वो मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गोवर्धन पूजा के अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीय को ही जो है आपका भाई दूज का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये जो आपके कितने उम्र के युवाओं के लिए जो है ये आपका योजना है। तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की बात कर ले तो इसे जो आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा दिसंबर 2014 को जो है इसे लॉन्च जो है वो किया गया था और इस योजना का जो संचालन है ना ये आपके कौशल विकास उद्यमिता एवं आजीविका विभाग के द्वारा जो है इसका संचालन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो आपके ग्रामीण युवा नागरिकों को जो है रोजगार हेतु ट्रेनिंग प्रदान करना है और उन्हें रोजगार के लायक जो है वो बनाना है। और इस आपके योजना में आवेदक की जो आयु है ना ये आपके 15 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो 15 से 35 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थायराइड रोग ये जो आपका किसकी कमी से होता है। किसी बच्चे ने बताया कि थायराइड रोग किसकी कमी से होता है या फिर थायराइड से कौन सी ग्रंथि जो है वो प्रभावित होती है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था। तो देखिए अगर पहले क्वेश्चन की बात कर ले थायराइड रोग ये जो आपका किसकी कमी से होता है तो ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर ये प्रश्न पूछा गया था कि थायराइड से जो है कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है तो देखिए थायराइड से जो है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जो आपका पीयूष ग्रंथि है ना ये प्रभावित होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन में आपका कजरी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका कजरी है ना ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो कजरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कथक है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि माई स्टोरी
पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो आपका माई स्टोरी पुस्तक है ना, ये आपका कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो कमला दास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो पुस्तक है आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अग्नि की उड़ान, ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अनटोल्ड स्टोरी, ये जो आपका मोनिका अली के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा मैडम सर जो पुस्तक है ना, ये आपके मंजरी जहरूर के द्वारा लिखा गया है। तो इतने पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा जो है अलग पाकिस्तान की मांग जो है वो उठाई गई थी, यानी अलग पाकिस्तान की जो मांग है ना, ये किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो किया गया था? तो देखिए 1940 में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग जो है वो किया गया था। तो 1940 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मुस्लिम लीग के बारे में, तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, ये आपके बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा जो है इसकी मुसलमानों के अधिकारों का रक्षा करने के लिए जो है इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कला आश्रम की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी? तो देखिए कला आश्रम की जो स्थापना है ये 1998 में न्यू दिल्ली में जो है पंडित बिरजू महाराज के द्वारा किया गया था। तो पंडित बिरजू महाराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पंडित बिरजू महाराज है, ये आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और अगर इनके घराने की बात कर ले तो देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है ये आपके लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। इसके अलावा इनके पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है, तो देखिए पंडित बिरजू महाराज को जो है 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आईपीएल 2023 का फाइनल जो मैच हुआ था ना, ये किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए आईपीएल 2023 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका किसके मध्य खेला गया था, किन टीमों के मध्य? तो ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के मध्य जो है ये आपका खेला गया था। और ये जो आपका अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है ये आपका खेला गया था। तो आपसे जो है शहर पूछा गया था, तो अहमदाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2023 का जो पहला मैच भी जो है ना, ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के मध्य ही जो है ये आपका पहला मैच खेला गया था। इसके अलावा आईपीएल 2023 का विजेता टीम कौन रहा है? तो देखिए विजेता टीम जो है ये आपका सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स रहा है। और उप विजेता जो है ये आपका गुजरात टाइटंस का टीम जो है वो रहा है। इसके अलावा बात कर ले चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है आईपीएल के कितने खिताब जीत चुके हैं? तो आईपीएल का जो है ये 5 खिताब जो है वो जीत चुके हैं। इसके अलावा आईपीएल 2023 ये जो आपका कौन सा संस्करण रहा था? तो ये आपका 16वां संस्करण रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आईपीएल 2022 का विजेता टीम अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो विजेता टीम रहा था ना, वो आपका गुजरात टाइटंस रहा था। इसके अलावा आईपीएल 2023 का जो है ऑरेंज कैप किसे मिला था? यानी आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा रन मारते हैं उन्हें जो है ऑरेंज कैप नवाजा जाता है। तो देखिए आईपीएल 2023 का जो ऑरेंज कैप है ना, ये आपके शुभमन गिल को जो है वो दिया गया था। वहीं अगर बात कर ले पर्पल कैप जो है वो से दिया गया था, तो देखिए सबसे ज्यादा जो विकेट लेते हैं उन्हें आईपीएल में जो है पर्पल कैप दिया जाता है। और ये जो आपका मोहम्मद शमी को जो है वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लू ये जो आपका किस राज्य में नहीं चलता, यानी गर्मी में लू जो है ये किस राज्य में नहीं चलता है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गोवा दिया गया था। तो देखिए गर्मियों में सबसे कम जो लू है ना, ये आपका गोवा राज्य में नहीं चलता है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानसून में सबसे कम जो वर्षा है ना, ये कहाँ पर होता है? तो देखिए मानसून में सबसे कम जो वर्षा है ना, ये आपका लेह लद्दाख में होता है। तो लेह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महान्यायवादी का क्या कार्य होता है, यानी अटॉर्नी जनरल का जो है क्या कार्य होता है? तो देखिए अगर अटॉर्नी जनरल की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 76 जो है ये आपके महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित आपका अनुच्छेद है। और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ना, ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है। वहीं अगर इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके महान्यायवादी होते हैं ना, ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, जो कि आपके एक संवैधानिक पद है। यानी इस महान्यायवादी का जो वर्णन है वो संविधान में इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। और ये जो आपके केंद्र के कार्यपालिका के अंतर्गत जो है वो आपके आते हैं। इसके अलावा महान्यायवादी के अगर कार्य की बात कर ले तो देखिए महान्यायवादी का जो कार्य होता है ना, वो भारत सरकार को सलाह देना होता है। इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र में जो आपके न्यायालय स्थित होते हैं ना, उनमें भारत सरकार का पक्ष रखना, ये जो आपका महान्यायवादी का कार्य होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो आपके भारत के जो अटॉर्नी जनरल है ये आपके आर वेंकटरमणि है और ये जो आपके 15वें नंबर के जो है आपके महान्यायवादी हैं। इसके अलावा बात कर ले आर वेंकटरमणि से पहले आपके भारत के 14वें आपके महान्यायवादी कौन थे, तो ये आपके के वेणुगोपाल थे। इसके अलावा भारत के पहले अगर महान्यायवादी के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत के जो पहले महान्यायवादी थे ये आपके एम सीतलवाड़ थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है ये 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था, तो भगत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पंडित रविशंकर दिया गया था, तो देखिए ये जो आपके पंडित रविशंकर है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पंडित रविशंकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजस्व घाटा यानी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होता है, तो देखिए राजस्व घाटा की बात कर ले तो देखिए जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर देती है और इसी को कमी को पूरा करने के लिए जो है उसे कर्ज जो है वो लेना पड़ता है और इसी का जो परिणाम होता है वो आपका राजस्व घाटा होता है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बजट घाटा की बात कर ले तो देखिए बजट घाटा तब होता है जब व्यय यानी एक्सपेंडिचर राजस्व यानी रेवेन्यू से अधिक हो जाता है और यह किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य को जो है इंगित करता है, यानी जो आपका बजट होता है ना ये देश के वित्तीय स्वास्थ्य को जो है ये आपका इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले हैं लेकिन आपको मैं बता दूं कि मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसी के द्वारा जो है हमारे संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो आपका 11 है और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना यह आपका 86वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था और इसी के माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य किस भाग और किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो है आपका ये वर्णित है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे जो आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके ये सब हैं जो कि आपका 51A के क्लोज A में जो आपका बताया गया है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51A के क्लोज A में बताया गया है। इसके अलावा आप 11 मौलिक कर्तव्य को जो वो देख सकते हैं, तो इसी में से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आया था कि प्लेइंग इट माई वे ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है, तो देखिए प्लेइंग इट माई वे ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, तो सचिन तेंदुलकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्लेइंग इट माई वे ये जो पुस्तक है ना ये आपका 2014 में प्रकाशित हुआ था और 2014 में जो है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा के बारे में, जहां से आपके TCS के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो आपका युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसके अलावा सनी डेज की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका सनी डेज है ना ये सुनील गावस्कर की जो ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा बीटिंग द फील्ड ये जो आपका ब्रायन लारा की आत्मकथा है। अ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो आपका कपिल देव की जो है आपका ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरियाणा हरिकेन के नाम से ही जो है ये आपके कपिल देव को जाना जाता है और 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसका विजेता टीम जो आपका भारत देश रहा था उसमें जो है ये आपके भारत के जो है ये आपके कप्तान भी रहे थे। इसके अलावा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये जो आपका सौरव गांगुली की आत्मकथा है। इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड ये जो आपका BBS लक्ष्मण की आत्मकथा है। गेम चेंजर जो है ये आपका साइद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी है। नो स्पिन जो है ये आपका शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओट्स की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका एस अगेंस्ट ओट्स है ना ये आपका सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है।
इसके अलावा ए शॉट एट हिस्ट्री, ये जो आपका अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। अनब्रेकेबल की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका अनब्रेकेबल है ना, ये आपका मैरी कॉम की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग टू विन, ये जो आपका साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है। गोल्डन गर्ल जो है ये आपका पीटी उषा की आत्मकथा है। इम्परफेक्ट की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका इम्परफेक्ट है ना, ये आपका संजय मांजरेकर की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 54 वर्षों के बाद संतोष ट्रॉफी का जो विजेता टीम है ना, ये कौन सा राज्य बना है। तो देखिए अगर संतोष ट्रॉफी की बात कर ले तो देखिए संतोष ट्रॉफी जो है एक आपका स्टेट लेवल का जो है फुटबॉल टूर्नामेंट है। और इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1941 में आपका इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा जो है इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत है वो किया गया था। और हाल ही में जो आपका 2022-23 का संतोष ट्रॉफी हुआ था, जो कि आपका 76वां संस्करण रहा था। और इसका जो फाइनल मैच है ये आपका कर्नाटक और मेघालय के मध्य खेला गया था। और फाइनल मैच में कर्नाटक ने जो है मेघालय को 3-2 से जो है वो हरा दिया था। और इसी के साथ कर्नाटक की टीम ने जो है 54 वर्षों के बाद संतोष ट्रॉफी का विजेता टीम जो है वो बन गया है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 2022-23 का जो संतोष ट्रॉफी है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022-23 का जो संतोष ट्रॉफी का जो आपका ग्रुप स्टेज का जो मैच हुआ था ना, वो तो आपका भारत देश में ही आयोजित किया गया था। लेकिन जो आपका नॉकआउट जो मुकाबला हुआ था ना, ये आपका सऊदी अरब में जो है आयोजित किया गया था। और ये पहला आपका मौका था जो कि आपका भारत से जो है बाहर जो आपका संतोष ट्रॉफी जो है वो आपका आयोजित किया गया था। इसलिए ये पॉइंट जो है आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि 2022-23 का संतोष ट्रॉफी का जो फाइनल मैच है ये कहां पर खेला गया था। तो ये आपका सऊदी अरब में खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मित्र मेला एक जो आपका क्रांतिकारी संगठन था और इसकी जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मित्र मेला जो है एक आपका क्रांतिकारी संगठन था। और इसकी जो स्थापना है ना, ये 1899 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है ये नासिक में इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। तो विनायक दामोदर सावरकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1904 में मित्र मेला का नाम बदलकर जो है ये आपका अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वसुंधरा दोरा स्वामी को किस नृत्य के लिए जो है 2019 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। तो देखिए वसुंधरा दोरा स्वामी की बात कर ले तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। और इन्हें भरतनाट्यम नृत्य के लिए जो है 2019 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर भरतनाट्यम की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका भरतनाट्यम है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो आपका एकल स्त्री नृत्य है, यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एकल स्त्री नृत्य है तो ये आपका भरतनाट्यम है। इसके अलावा भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन और बाला सरस्वती, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रेड अर्थ एंड पावरिंग रेन उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो आपका रेड अर्थ एंड पावरिंग रेन एक आपका नोवेल है। और इस नोवेल को जो है ये आपका विक्रम चंद्रा के द्वारा लिखा गया है। तो विक्रम चंद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में इनमें किस पर जो है वो प्रतिबंध लगाया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका लॉटरी, सेकंड ऑप्शन में आपका जुआ और तीसरा ऑप्शन में जो आपका गुटखा दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में तमिलनाडु विधानसभा ने जो है ऑनलाइन जुए के खेल पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑनलाइन जुआ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 29 और 30 ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 29 और 30 की बात कर ले
तो ये आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 29 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 29 का जो उद्देश्य है वो अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करना है। और अनुच्छेद 30 में आपका बताया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 30 में जो वो दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 29 और 30 है ना, एक आपका एक मौलिक अधिकार है। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो देखिए वर्तमान में जो है आपके 6 मौलिक अधिकार। वहीं अगर बात कर ले मूल संविधान में अगर पूछा जाए यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी तो देखिए मूल संविधान में आपके मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो आपका 7 था। यानी संपत्ति का अधिकार जो था ना वो आपका मूल संविधान में जो आपका मौलिक अधिकार था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1978 में हुआ था और इसके तहत ही जो है आपका संपत्ति का जो अधिकार था जो कि आपका मौलिक अधिकार था। और 40वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है आपके संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं तो पहला आपका समानता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। सेकंड आपका थर्ड आपका शोषण के खिलाफ अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक है। इसके अलावा छठा जो आपका मौलिक अधिकार है यह आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपका मौलिक अधिकार की बात कर ले तो मौलिक अधिकार जो है ये आपका भाग 3 में है। और इसके अलावा मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ये आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो वो किया गया है। और मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है तो ये आपका यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। तो इतने बात जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि देश बंधु के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है तो देखिए देश बंधु के नाम से जो है ये चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो चित्तरंजन दास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में जो है दीन बंधु के बारे में पूछा जाता है तो देखिए दीन बंधु के नाम से जो है ये आपके चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 का ये जो फाइनल मैच है ना ये किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था तो देखिए ओडीआई विश्व कप 2011 की बात कर ले तो यह जो आपका 3 देशों में आयोजित किया गया था। और वो 3 देश कौन कौन से थे तो पहला आपका भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये 3 देशों में जो है आपका 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो है आयोजित किया गया था। वहीं अगर बात कर ले इसका जो फाइनल मैच है ये किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था तो देखिए इसका जो फाइनल मैच है ना ये आपके मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो वानखेड़े स्टेडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में विजेता टीम कौन रहा था तो विजेता टीम जो है आपका भारत देश रहा था। और भारत के जो कप्तान रहे थे उस समय वो आपके MS धोनी रहे थे। वहीं अगर उपविजेता की बात कर ले तो उपविजेता जो देश है ये आपका श्रीलंका देश रहा था। इसके अलावा बात कर ले इसका जो पहला मैच है ये किसके मध्य खेला गया था तो देखिए 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है ना ये भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था। और कहां पर खेला गया था तो ये आपका शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में जो वो खेला गया था जो कि आपका मीरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बृहदेश्वर मंदिर ये जो आपका किस राज्य में स्थित है तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर की बात कर ले तो इसे जो आपका राजा राजेश्वरम मंदिर भी जो है वो कहा जाता है। और ये जो आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ना ये आपके भगवान शिव को समर्पित है। और इसका जो निर्माण है वो आपका 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच जो है चोल शासक प्रथम राजा चोल के द्वारा जो है इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ये आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जो है इसे शामिल किया गया था। और कब शामिल किया गया था तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर को जो है 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है इसे शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि वायुमंडल के किस परत में जो है मौसम परिवर्तन होते रहता है तो देखिए वायुमंडल के जो आपका जो ये आपका ट्रोपोस्फेयर यानी जो क्षोभ मंडल है ना
इसमें जो आपका मौसम परिवर्तन होते रहता है, तो क्षोभ मंडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल की जो है आपके 5 परतें होती है, और वो 5 परत कौन कौन सी होती है? तो पहला आपका ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल होता है। और देखिए ये जो आपका क्षोभ मंडल होता है ना, ये वायुमंडल का जो है सबसे निचला परत होता है। उसके बाद जो आपका समताप मंडल होता है यानी स्ट्रेटोस्फियर, ये जो आपका वायुमंडल का जो है दूसरा सबसे निचला परत होता है। उसके बाद आपका मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर होता है। उसके बाद बाह्य वायुमंडल होता है यानी थर्मोस्फीयर होता है। और सबसे जो ऊपरी परत होता है ना वायुमंडल का, वो आपका एक्सोस्फीयर यानी बरही मंडल होता है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अनुच्छेद 129 ये जो आपका किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 129 की बात कर ले तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को जो है अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। यानी अगर दूसरे शब्दों में बात कर ले तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, और उसके पास एक ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां भी होगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए जो है दंडित करने की शक्ति भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा। तो अनुच्छेद 129 का आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भजन सुपारी ये जो आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए भजन सुपारी की बात कर ले तो ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो संतूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि सितार वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज और वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। सरोद वाद्य यंत्र की बात कर ले तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सरोद वादक से है। इसके अलावा संतूर वादक की बात कर ले तो शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, इनका जो संबंध है ये आपका संतूर वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक की बात कर ले तो बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इन सभी का जो संबंध है ये आपके शहनाई वादक से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, इनका जो संबंध है ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तबला वादक की बात कर ले तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह, इनका जो संबंध है ये आपका तबला वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा अगर वायलिन वादक की बात कर ले तो टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजम, एल. सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपका वायलिन वादक से है। पखावाज की बात कर ले तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान, इनका जो संबंध है ये आपके पखावाज से है। इसके अलावा अगर रुद्र बीना की बात कर ले तो उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, इनका जो संबंध है ये आपका रुद्र वीणा से है। वीणा की बात कर ले तो एस बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर, इनका जो संबंध है ये आपका वीणा वादक से है। मृदंगम की बात कर ले तो देखिए ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह और पालाधार रघु, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मृदंगम से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पंडित जसराज ये जो आपके किस घराने से संबंधित है? तो देखिए पंडित जसराज की बात कर ले तो ये आपके मेवाती घराने से संबंधित है। तो मेवाती घराना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए पंडित जसराज को जो है 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से, इसके अलावा 1975 में इन्हें पद्मश्री से और 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है सबसे कम रहा था? जहाँ पे ऑप्शन में आपका मिजोरम, सेकंड ऑप्शन में आपका केरल, थर्ड ऑप्शन में आपका गोवा और फोर्थ ऑप्शन में जो आपका त्रिपुरा दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था वो आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो आपका 61.80% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर बिहार का जो है 71.20% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है 51.50% रहा था। लेकिन ऑप्शन में जो आपका बिहार नहीं दिया गया था, ऑप्शन में ये आपका चारों जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो है 5 राज्यों का क्रम जो है आपको याद होना था, तभी आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर सही करके आ पाते।
क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था वो आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो लिटरेसी रेट है वो आपका 94% रहा था। उसके बाद सेकंड स्थान पे जो है ये आपका लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का रहा था। थर्ड स्थान पे जो आपका मिजोरम राज्य का रहा था। फोर्थ स्थान पे जो आपका गोवा राज्य का रहा था और फिफ्थ स्थान पे जो आपका त्रिपुरा राज्य का रहा था। तो ये चारों क्रम जो आपका दिया गया था, तो इसमें जो है सबसे कम आपका साक्षरता दर पूछा गया था। तो त्रिपुरा का जो है सबसे कम इनमें से जो है साक्षरता दर रहा था। त्रिपुरा का जो लिटरेसी रेट है ना वो 87.22% रहा था। तो त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है साक्षरता दर कितना रहा था, तो ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शुद्ध गतिक श्यानता यानी प्योर डायनेमिक विस्कोसिटी का जो है गॉसियन यूनिट यानी इकाई जो है वो पूछा गया था। तो देखिए आपका शुद्ध गतिक श्यानता का जो आपका गॉसियन यूनिट होता है ना वो आपका स्टॉक होता है। तो स्टॉक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि प्योर डायनेमिक विस्कोसिटी को जो है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी जो है वो कहा जाता है। और इसका अगर ऐसा यूनिट की बात कर ले, ये तो आपका गॉसियन यूनिट हो गया। अगर इसका ऐसा यूनिट की बात कर ले तो स्क्वायर मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नुआखाई जो त्यौहार है ना ये किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए नुआखाई जो है ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है एक प्रमुख फसल उत्सव है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किस राज्य में दिन व रात के जो टेम्परेचर में है ना वो अंतर नहीं होता है, यानी इनमें से किस राज्य में दिन व रात के जो तापमान होता है ना वो समान होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केरल और अंडमान एंड निकोबार में दिन तथा रात का जो तापमान होता है ना वो लगभग समान ही रहता है। तो राज्य पूछा गया था तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर यूटी पूछ दे यानी किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है, तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार का रहता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति ये जो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात कर ले तो ये आपका कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ओडीआई विश्व कप 2023 ये जो है आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, यानी ओडीआई विश्व कप 2023 जो है ये कौन सा देश जो है इसकी मेजबानी करेगा। तो देखिए 2023 का जो ओडीआई विश्व कप है ना ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के बीच जो है जनवरी मार्च 2023 के दौरान बेरोजगारी दर जो है ये कितने प्रतिशत रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका PLFS जो रिपोर्ट है ना ये आपका प्रत्येक 3 महीने में जो है ये आपका जारी किया जाता है। और 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के बीच जनवरी मार्च 2023 के दौरान जो है बेरोजगारी दर का जो प्रतिशत रहा था ना ये आपका 9.2% रहा था। तो 9.2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में अगर आपसे ओवरऑल का पूछ ले यानी पुरुष और महिलाओं के बीच जनवरी मार्च 2023 के दौरान जो है शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर जो ये कितने % रहा था, तो ये आपका 6.8% रहा था। वहीं अगर पुरुषों की बात कर ले तो जनवरी मार्च 2023 के दौरान 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पुरुषों के बीच जो आपका बेरोजगारी दर रहा था ना वो आपका 6% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की जो खोज है ना ये कब किया गया था। तो देखिए रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की जो खोज है ना ये 1665 में किया गया था। तो 1665 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की जो खोज है ना ये किस में रख कर किया गया था। तो ये आपका बोतल के कॉर्क के पतले टुकड़ों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया, जिसमें जो आपके छोटे छोटे छिद्र जो वो नजर आए थे, जिसमें जो आपका कोशिका जो है वो कहा गया था यानी सेल जो है वो कहा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए सबसे पहले जीवित कोशिका की जो खोज है ना ये आपके 1674 में एंटोनी वान ल्यूएनहॉक के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि केंद्र सरकार की कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्तियों के जो है इनमें से कौन से उदाहरण है।
तो देखिए अगर कैपिटल रिसिप्ट की बात कर ले तो देखिए पूंजीगत प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती है जो आपके फाइनेंशियल एसेट यानी वित्तीय परिसंपत्तियों को जो है घटाता है और सरकार की देयता को जो वो बढ़ाता है, यानी ऋण और गिन ऋण प्राप्ति दोनों जो है इसमें आपके जो वो प्राप्त होते हैं। वही अगर इसके बात कर ले महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में तो देखिए आम जनता, विदेशी सरकार और आरबीआई के जो ऋण है ना, ये आपके पूंजी प्राप्तियों के जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा पूंजीगत आय के उदाहरण की बात कर ले तो देखिए बॉन्ड पर ब्याज भुगतान और स्टॉक से लाभांश, संपत्तियों से किराया और रॉयल्टी, ये सब जो आपके पूंजीगत आय के उदाहरण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ना था कि यक्षगान किस राज्य का फोक डांस यानी लोक नृत्य है। तो देखिए यक्षगान की बात कर ले तो ये आपका कर्नाटक राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कर्नाटक के अन्य लोक नृत्य के बारे में, जैसे कि डोलू कुनीथा, नाग मंडला, जुडू हैली, करगा और लांबी, ये सभी जो आपके कर्नाटक के अन्य फोक डांस है। इसके अलावा बात कर ले अन्य राज्य के लोक नृत्य के बारे में जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जाट जटिन, पनवारिया, विदेशिया और कजारी, ये सभी जो आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य है। इसके अलावा गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरन, भवई, ये सभी जो आपके गुजरात राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। इसके अलावा बात कर ले लावनी, काला, दही कला, दशावतार, ये सभी जो आपके महाराष्ट्र राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। इसके अलावा पंजाब राज्य के फोक डांस की बात कर ले तो भांगड़ा, गिद्धा, दफ, धामल, इसके अलावा दंकारा, ये सभी जो आपके पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। राजस्थान के लोक नृत्य की बात कर ले तो घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छारी, ये सभी जो आपके राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अन्य राज्य के लोक नृत्य को जो है मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जो है वो जरूर जुड़कर जो है ये पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक भीतरगांव, ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अगर भीतरगांव की बात कर ले तो ये आपके पुरानों ईंटों से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, और ये जो आपका भीतरगांव है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि T20 विश्व कप 2022 में सबसे ज़्यादा रन जो है ये विराट कोहली के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने जो है अब तक T20 में जो है ये कितने रन बना चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो T20 विश्व कप हुआ था ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया गया था। जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो इसका जो विजेता टीम रहा था ये आपका इंग्लैंड देश रहा था, और उप विजेता जो देश है ये आपका पाकिस्तान देश रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2022 के T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा जो रन है ना, ये विराट कोहली के द्वारा बनाया गया था, और विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में जो है 6 मैचों में जो है ये 296 रन बनाए थे, जो कि सबसे ज़्यादा रन जो है वो बनाए थे। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है आपका 5000, 9000, 11000 और 15000 इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है वो दिया गया था। यानी विराट कोहली का जो है T20 में पूरा रन के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली के द्वारा जो है T20 में अब तक 4000 रन जो है वो बनाए गए हैं। वहीं अगर आईपीएल की बात कर ले तो आईपीएल में विराट कोहली के द्वारा जो है ये आपके 7000 प्लस रन जो है वो बनाए गए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 11000 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली के द्वारा आईसीसी T20 विश्व कप में इन्होंने जो है महिला जवर्दन का भी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली ने T20 विश्व कप में अब तक जो है वो सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम जो है वो कायम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो है ये भारत के किस राज्य में नहीं आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो है ये आपका भारत देश में आयोजित किया गया था, और भारत में भी जो है ये आपके 3 राज्यों में जो है आपके आयोजित किए गए थे। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया गया था, सेकंड आपका गोवा के मार्गो शहर में आयोजित किया गया था, और थर्ड आपका महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आयोजित किया गया था। तो ये 3 तो ऑप्शन में आपका दिया गया था। इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया था वो आपका गुजरात दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 ये जो आपका गुजरात में आयोजित नहीं किया गया था। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की बात कर ले तो ये जो आपका 7वां संस्करण था, जिसका विजेता टीम यानी चैंपियंस कौन रहा था, तो ये आपका स्पेन देश रहा था और स्पेन ने जो है ये दूसरा खिताब जीता। इसके पहले स्पेन ने जो अपना पहला खिताब है वो 2018 में जीता था। इसके अलावा रनर अप की बात कर ले यानी उपविजेता देश कौन सा रहा था, तो देखिए उपविजेता जो है ये आपका कोलंबिया देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 44 ये जो आपका किससे संबंधित है, तो देखिए अनुच्छेद 44 की बात कर ले तो ये आपके राज्य को पूरे भारत में जो है एक समान नागरिक संहिता लाने का जो निर्देश है वो देता है। यानी अनुच्छेद 44 जो है ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 44 की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 44 है ये आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और डीपीएसपी को जो है ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए डीपीएसपी को जो है ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और डीपीएसपी जो है आपका किस भाग और किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए डीपीएसपी की बात कर ले तो ये आपका भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है आपका डीपीएसपी के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 149 ये जो आपका किससे संबंधित है, तो देखिए अनुच्छेद 149 की बात कर ले तो ये आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के जो है कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो सीएजी के कर्तव्य और शक्ति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सीएजी से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो देखिए 148 से लेकर 151 तक जो है ये आपके सीएजी से संबंधित जो है अनुच्छेद है। वहीं अगर अनुच्छेद 148 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 148 में जो है सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवाओं की शर्तों से संबंधित जो है आपका अनुच्छेद है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सीएजी के नियुक्ति, शपथ और सेवा से के शर्तों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये आपका अनुच्छेद 148 है। इसके अलावा अनुच्छेद 149 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 150 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 150 में आपका कहा गया है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार जो है ये आपका सीएजी के सलाह पर जो है वो रखना होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 150 में बताया गया है। अनुच्छेद 151 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 151 में जो है संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को जो है वो सौंपा जाएगा, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर जो वो आपका रखा जाएगा। और ये जो आपका अनुच्छेद 151 में बताया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके भारत के सीएजी कौन है, यानी आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो देखिए वर्तमान में आपके जो 14वें जो सीएजी है ना ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 15 अगस्त 1947 को यानी जिस दिन भारत को जो है आज़ाद हुआ था, यानी हमें जिस दिन जो है वो स्वतंत्रता मिला था, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहला जो तिरंगा झंडा है ना ये किस गेट पर फहराया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश जो है वो आज़ाद हुआ था और उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है सबसे पहला जो तिरंगा झंडा है ना ये आपके दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो आपका गेट का नाम पूछा गया था, तो लाहौरी गेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नील नदी अपना जल जो है निम्नलिखित में से किस सागर में गिराती है। तो देखिए अगर नील नदी की बात कर ले तो नील नदी जो है ये आपका विश्व का सबसे लंबा नदी है। जिसकी लंबाई की बात कर ले तो देखिए नील नदी की जो लंबाई है ना ये आपका 6650 किलोमीटर है। और ये जो आपका भूमध्य सागर में जो है ये अपना जल जो है वो गिराता है। तो भूमध्य सागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नील नदी जो है ये किस महाद्वीप से होकर बहती है। तो देखिए नील नदी की बात कर ले तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहता है। इसके अलावा बात कर ले विश्व का दूसरा सबसे आपका जो है लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए विश्व का जो दूसरा सबसे लंबी नदी है ना ये आपका अमेजन नदी है, जो कि आपका ब्राज़ील में है। और इसकी अगर लंबाई की बात कर ले तो ये आपका 6492 किलोमीटर है। तीसरा अगर पूछा जाए कि विश्व का तीसरा सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये आपका यांगत्जे नदी है, जो कि आपका चीन देश में है। और इसकी लंबाई की बात कर ले तो 6380 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण और रोशन कुमारी
ये जो आपका किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण और रोशन कुमारी की बात कर ले तो ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है, तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुमुदनी लखिया को जो है 1987 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और 2010 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा शोभना नारायण की बात कर ले तो शोभना नारायण को जो है 1992 में भारत सरकार के द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि कथक ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका कथक है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथक नृत्य से संबंधित प्रमुख नृत्यांगना की बात कर ले तो देखिए पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, मालविका सरकार, शोभना नारायण, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद, चंद्रलेखा, सरस्वती सेन, गोपी कृष्ण, सुखदेव महाराज, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का पूर्वी पश्चिम जो गलियारा है ना, यानी ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, ये आपस में किसको जोड़ता है? तो देखिए अगर इस वेस्ट कॉरिडोर की बात कर ले तो ये आपका NH27 के अंतर्गत आता है, और ये जो आपका पूर्वी पश्चिम जो गलियारा है ना, ये असम के सिलचर से जो है गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है, तो सिलचर से पोरबंदर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में, यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में, तो देखिए ये जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये आपका NH44 के अंतर्गत आता है, और ये जो है किसको जोड़ता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से जो है कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका NH44 है ना, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1873 इटली नर्व इमेज थ्रू द ब्लैक रिएक्शन बाय विच साइंटिस्ट ब्रेन, यानी 1873 में ये जो आपका ब्लैक रिएक्शन जो तकनीक बनाया गया था ना, जिसमें वैज्ञानिकों को न्यूरॉन्स की संरचना को दागने और देखने में सक्षम जो वो बनाया गया था, यानी ये जो आपका ब्लैक रिएक्शन जो तकनीक है ना, ये किस साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था? तो देखिए 1873 में इटली में जो आपका ये ब्लैक रिएक्शन जो तकनीक है ना, ये आपके कैमिलो गोल्गी के द्वारा जो है वो बनाया गया था, तो कैमिलो गोल्गी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि नारी कुर्बान कुरीविकरण समुदाय, ये जो आपका किस राज्य की अनुसूचित जनजाति यानी ST में शामिल किए गए हैं, और ये जो आपका संविधान संशोधन 2022 के द्वारा जो है इस समुदाय को जो वो शामिल किया गया है। तो देखिए 2022 के संविधान संशोधन के द्वारा नारी कोरावन कुरीविकरण समुदाय को जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी ST की सूची में जो है इसे शामिल किया गया है, तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चीन की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी गई थी, तो देखिए चीन की जो आधिकारिक भाषा है ना, ये आपका मंदारिन है, तो मंदारिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मंदारिन को जो है ये आपका पुतोगुआ भी जो है वो कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सांगपो के नाम से ये जो आपका किस नदी को जाना जाता है? तो देखिए सांगपो के नाम से जो है ये आपका तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जो है ये आपका जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जो है ये आपका डिंग के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है ये आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र के अन्य सहायक नदियों की बात कर ले तो देखिए ब्रह्मपुत्र की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो आपका सुबनसिरी है, कामेंग है, मानेस, लोहित, तीस्ता और संकोच, ये सब जो आपके ब्रह्मपुत्र की जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किस संस्था की जो स्थापना है ना, ये कोलकाता में किया गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज दिया गया था। तो देखिए अगर सबसे पहले प्रार्थना समाज की बात कर ले तो देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 31 मार्च 1867 को जो है ये बम्बई में किया गया था। तो आपसे जो है कोलकाता के बारे में पूछा गया था, तो प्रार्थना समाज तो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर बात कर ले आर्य समाज के बारे में,
करें तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ये आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को जो है ये आपका गिरगांव मुंबई में जो है वो किया गया था। इसके अलावा सत्यशोधक समाज की बात कर ले तो देखिए सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना ये 24 सितंबर 1873 को जो है पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की बात कर ले तो देखिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना ये आपका 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर कोलकाता में जो इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। तो कोलकाता के बारे में पूछा गया था तो रामकृष्ण मिशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किस संगठन की स्थापना जो है वो किया गया था। तो देखिए महाविंद गोविंद रनाडे के द्वारा जो है 2 अप्रैल 1870 को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो की गई थी। तो पूना सार्वजनिक सभा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रानी मचैया को 2023 में जो है किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में रानी मचैया को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें किस नृत्य के जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो देखिए कुर्ग का जो लोक नृत्य में एक आपका शैली उमथैट आता है, उमथैट नृत्य शैली के लिए जो है इन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उमथैट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक जी का जो जन्मदिन है ना ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए अगर गुरु नानक जी की बात कर ले तो देखिए गुरु नानक जी जो है ये आपके सिख धर्म के संस्थापक और पहले जो है ये आपके सिख गुरु थे और इनका जो जन्म है ना ये आपका 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था। इसीलिए प्रति वर्ष जो है आपका कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जो है यह आपका गुरु नानक जी का जन्मदिन जो है वो मनाया जाता है। तो आपका जो है कार्तिक मास ऑप्शन में दिया गया था तो कार्तिक मास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा शब्द जो है तैराकी यानी स्विमिंग में जो है वो नहीं आता है। जहाँ पे बच्चे द्वारा 2 ऑप्शन मुझे मिले हैं। पहला ऑप्शन एक था कि बटरफ्लाई दिया गया था और सेकंड जो ऑप्शन दिया गया था वो आपका पेनल्टी कॉर्नर दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बटरफ्लाई जो शब्द है ये आपका तैराकी से संबंधित है, लेकिन ये जो आपका पेनल्टी कॉर्नर जो शब्द है ना ये आपका जो है हॉकी से संबंधित है ना कि तैराकी से। तो पेनल्टी कॉर्नर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी उपन्यास के लिए जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2003 में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ना ये कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को दिया गया था और कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को जो है ये आपके कितने पाकिस्तान नोबेल के लिए जो है इन्हें 2003 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो कितने पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कमलेश्वर जी को जो है 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मई 2023 तक इनमें से किन 2 संगीतकार को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है 2 पेयर करके दिया गया था और 2 ऑप्शन जो आपका दिया गया था एक तो आपका भीमसेन जोशी दिया गया था और सेकंड आपका पंडित रविशंकर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भीमसेन जोशी एक ऐसे संगीतकार है इन्हें जो 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और पंडित रविशंकर ये जो आपके सितार वादक और संगीतकार भी है और इन्हें 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भीमसेन जोशी और पंडित रविशंकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच इज यूज्ड टू मेजर टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यानी इनमें से किसका उपयोग जो है मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं यानी जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपका जो उत्पादन को मापने के लिए जो है ये आपका जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो जीडीपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 7th एब्यूंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी की पपड़ी में जो है 7वीं प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है।
तो देखिए अर्थ क्रस्ट में जो आपके 10 मोस्ट एविडेंट एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं वो आपके सबसे पहले तो आपका ऑक्सीजन है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन जो ये आपका 46% पाया जाता है। उसके बाद सेकंड पे आपका सिलिकॉन है। थर्ड में अगर आपका बात कर ले तो थर्ड में जो है आपका एल्यूमिनियम है। अगर तत्व की बात कर ले ये तो आपका एलिमेंट्स हो गया। अगर धातु पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा धातु पाया जाता है तो ये आपका एल्यूमिनियम धातु जो है वो पाया जाता है। उसके बाद धातु में जो आपका आयरन धातु यानी लोहा धातु जो है वो पाया जाता है। उसके बाद आपका कैल्शियम धातु पाया जाता है। उसके बाद आपका सोडियम धातु पाया जाता है। उसके बाद आपका मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो आपका जो है 7th मोस्ट एविडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट पूछा गया था तो मैग्नीशियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 8वां अगर पूछा जाए तो ये आपका पोटेशियम करेक्ट आंसर होगा। 9वें में आपका टाइटेनियम और थर्ड में आपका हाइड्रोजन एलिमेंट्स होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है आयुष्मान खुराना के द्वारा लिखा गया है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है दिया गया था क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। तो ये देखिए ये जो आपका क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड ये जो आपका आयुष्मान खुराना की ऑटोबायोग्राफी है और ये जो पुस्तक है इनके पत्नी और आयुष्मान खुराना के द्वारा ही लिखा गया था। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे था कि कैलियम ये जो आपका किस तत्व का जो है वो आपका लैटिन नाम है। तो देखिए अगर कैलियम की बात कर ले तो ये जो आपका पोटेशियम तत्व का जो है ये आपका लैटिन नेम है। तो पोटेशियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम के सिंबल की बात कर ले तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो आपका के होता है। इसके अलावा अन्य एलिमेंट के अगर लैटिन नेम की बात कर ले तो देखिए कॉपर का जो लैटिन नेम होता है ना वो आपका कपरम होता है और इसका सिंबल जो है वो आपका Cu होता है। गोल्ड का अगर बात कर ले लैटिन नेम क्या होता है तो गोल्ड का जो देखिए जो आपका लैटिन नेम होता है ना वो आपका ऑरम होता है और इसका जो सिंबल है वो आपका Au होता है। आयरन के अगर लैटिन नेम की बात कर ले तो देखिए आयरन का जो लैटिन नेम है ना ये आपका फेरम होता है और इसका जो सिंबल है वो आपका Fe होता है। लीड की बात कर ले तो देखिए लीड का जो सिंबल होता है वो आपका Pb होता है और इसके अगर लैटिन नेम की बात कर ले तो इसका जो लैटिन नेम है वो आपका प्लमसम होता है। मरकरी के सिंबल की बात कर ले तो ये आपका Hg होता है और इसके अगर लैटिन नेम की बात कर ले तो हाइड्रोगाइरम ये जो आपका मरकरी का जो है लैटिन नेम होता है। सोडियम का सिंबल जो होता है वो आपका Na होता है और इसका जो लैटिन नेम है ये आपका नाट्रियम होता है। टीन की अगर बात कर ले तो टीन का जो सिंबल है वो आपका Sn होता है और इसका जो लैटिन नेम है ना ये आपका स्टेनम होता है। टंगस्टन की बात कर ले तो इसका सिंबल जो वो आपका W होता है और इसका लैटिन नेम जो होता है वो आपका वॉल्फ्राम होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जो है क्या अंतर होता है। तो देखिए डेबिट कार्ड की बात कर ले तो देखिए डेबिट का जो अर्थ होता है ना आप अपने पैसे का जो उपयोग कर रहे हैं ये जो आपका डेबिट का अर्थ होता है। जबकि अगर वहीं क्रेडिट कार्ड की बात कर ले तो देखिए क्रेडिट का जो अर्थ होता है ना कि आप एक निश्चित समय अवधि के लिए जो है पैसे जो है वो आपके उधार जो वो ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड की बात कर ले तो ये आपका रिवार्ड पॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री लाभ और डिस्काउंट जैसे फ़ायदे देने के साथ साथ जो है आपको बैंक बैलेंस में पैसे नहीं होने पर भी जो है अधिक खर्च करने की सुविधा जो है वो प्रदान की जाती है। तो ये जो आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस होता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने सारे प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।